नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आरएस जंक्शन पे आप सभी का। तो आज 1 अगस्त 2025 हो गई है और इसी के साथ नए महीने की भी शुरुआत हो गई है। तो पिछले महीने की जो कंप्लीट पीडीएफ है वो आपको आरएस जंक्शन के टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आज या कल तक वो पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं हमारी टेलीग्राम चैनल पर जा करके। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। नए महीने के साथ में कुछ नई बातें सीखने की कोशिश करते हैं जो आपकी परीक्षा में उपयोगी रहे। इसके अलावा सबसे पहले जो मास्टर हमारा जो कोर्स है प्रीवियस ईयर पेपर्स को लेकर के, उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो रोजाना मैं आपको ये बात इसलिए बार बार दोहराता हूँ कि शायद आपको इसका महत्व पता चले, क्योंकि किसी भी एग्जाम के बारे में अगर जानना है, उसके पैटर्न को समझना है, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर से बेहतर कोई और चीज़ नहीं हो सकती। और वो भी एक ही जगह पर आपको सारे पेपर मिल रहे हैं। उसमें से भी जो काम का नहीं है उस पोर्शन को हटा करके केवल वो क्वेश्चन रखे गए जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, और उनको भी आप जितनी बार चाहें उतनी बार एमसीक्यू फॉर्मेट में दे सकते हैं। उनमें से कईयों के सॉल्यूशन भी आपको वहाँ पर अवेलेबल है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की हमारी पहले करंट अफेयर्स के साथ में। तो दोस्तों, राजस्थान रोडवेज जो है उसके जितने भी जो व्हीकल्स हैं उनकी लोकेशन ट्रैकिंग के लिए, मतलब रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग के लिए एक जो है VLTC करके और एक नया आपका एक नया जो है कमांड सेंटर खोला गया है। तो चलिए उस पर थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। तो हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं श्री प्रेमचंद बैरवा जी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो बसों में यात्रियों की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस कमांड सेंटर का उद्घाटन किया गया है। वैसे तो जो हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके द्वारा बहुत पहले ही जो है इसको लेकर के और निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन चूंकि इस तरह के तकनीकी बदलाव जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को मांगते हैं। तो इसी क्रम में अब एक नया सेंटर बनकर के हमारा तैयार हुआ है, और ये सेंटर जो है राज्य भर में चलने वाली जो हमारी बसें हैं जिनमें इस तरह की लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइसेस इंस्टॉल की गई हैं उन सभी को जो है ट्रैक भी करेगा, और रियल टाइम पर उनकी लोकेशन को हम ट्रेस करने में सक्षम हो पाएंगे, जिससे हमारे यात्रियों की सुरक्षा को और बेहतर किया जा सके। तो अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर राज्य की 892 यात्री बसों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन को इंस्टॉल भी किया गया और वहां पर उसकी सुविधा भी शुरू की। पैनिक बटन का मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम में बटन होगा जिसको दबाते ही तुरंत जो है उस संबंधित व्हीकल की लोकेशन और अलर्ट जो है कमांड सेंटर पे पहुंचेगा, और तुरंत नजदीकी किसी भी पुलिस स्टेशन को अलर्ट करके और यात्रियों को सहायता प्रदान वहां पर की जा सकेगी। तो व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस या VLTD कमांड सेंटर को यहाँ पर शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। नए नवाचार जो भी हो रहे हैं उनका ई-गवर्नेंस के अंतर्गत हम ये दर्शा सकते हैं कि क्या कुछ हम प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आपके पड़ोस में बनने वाली रोड पर फिर नई रोड और उसके बाद फिर नई रोड, इस तरह का काम चलता रहता है और धीरे धीरे मकान नीचे होते जाते हैं और रोड ऊपर। इसी चीज को लेकर के हाल ही में स्वायत्त शासन विभाग ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार अब जो है इस तरह से काम नहीं चलेगा और नई रोड बनाने से पहले पुरानी को हटाया जाएगा। तो मिल एंड फिल की जो पॉलिसी है उस पर यहां पर काम किया जाएगा। आइए जानते हैं कि ये मिल एंड फिल की पॉलिसी क्या है। तो शहरी क्षेत्रों में जो सड़क का निर्माण और मरम्मत की जो पारंपरिक पद्धति है उसको बदलाव लाते हुए मिल एंड फिल पॉलिसी को सभी नगरीय निकायों में लागू करने की बात कही गई है। अब आप कहेंगे कि सर ये इंपॉर्टेंट क्यों? तो ये इसलिए क्योंकि जो ये स्मार्ट सिटीज की जब हम बात करते हैं तो वहां केवल टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करना ही सम्मिलित नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ जो सस्टेनेबल लाइफ है उसको बढ़ाने की भी बात की जाती है। तो आप देखते हैं हर बार नई डामर बिछा दी जाती है और इस तरह से बार बार वहां पर डामर की परत बनती जाती है और जमीन में जो एक पोरोसिटी है वो भी खत्म होती जाती है और आसपास के घर जो है उससे नीचे होते जाते हैं। तो ड्रेनेज संबंधी समस्याएं वहां पर उठाती है। इसीलिए मिल एंड फिल पद्धति में पहले जो पुरानी सड़क की ऊपरी परत है उसको हटाया जाएगा और इस तरह से प्राप्त जो भी मटेरियल है उससे पुनर्नवीनीकरण की हुई डामर, मतलब रिन्यूएबल डामर जो है, मतलब जिसको पहले काम में लिया जा चुका और उसको दोबारा से फिर जो है उपयोग में लिया जाएगा, जिससे सड़क की ऊंचाई भी नहीं बढ़ेगी और संरचनात्मक स्थिरता भी बनी रहेगी। इस तरह की रिसाइकल डामर को 100% नए डामर के जैसा ही माना जा रहा है। तो निश्चित रूप से न केवल पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम होगा, बल्कि नगर नियोजन में जो संरचनात्मक सुधार है वो भी यहां पर संभव हो पाएंगे। तो पॉलिसी का नाम क्या है? मिल एंड फिल पॉलिसी। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है
आपको सिंपल पूछ लिया जाएगा कि मिल एंड फिल पॉलिसी का संबंध किस क्षेत्र से है, तो उसमें खाद्य सुरक्षा दे सकता है, परिवहन दे सकता है, शिक्षा दे सकता है, ठीक है। तो वहां पर आप इसका आंसर देने में सक्षम हो, इसके लिए आपको इसे याद करना है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। दोस्तों 2023 में आप सबने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि राजस्थान में एसएमएस हॉस्पिटल में किडनी गिरोह के एक रैकेट का भंडाफोड़ किया गया था। बड़ी मात्रा में उस समय डॉक्टर्स और बाकी एजेंट्स की मिलीभगत से जो है लोगों की किडनीज जो है उनको बेचने का काम किया जा रहा था, जो कि एक जघन्य अपराध के रूप में सामने आया। उसके बाद जो है एसएमएस हॉस्पिटल में बिल्कुल इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई, समितियों का गठन किया गया, जांच आयोग बिठाए गए और उसके बाद धीरे धीरे वहां पर अंगदान और बाकी काम बंद होते दिखाई दिए। लेकिन इसके बाद जो है इसमें बदलाव किया गया और अब जो है किए गए नवाचारों के बाद 2024 में अब तक 29 से भी ज्यादा सफल ऑर्गन ट्रांसप्लांट यहाँ पर किए जा चुके हैं। नुक्कड़ नाटक और बाकी अलग अवेयरनेस कैंपेन्स चला करके लोगों को अंगदान के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। और इन दोनों कामों के लिए हमारे जो एसएमएस हॉस्पिटल है उसको 2 क्षेत्रों में अंगदान में बेहतर काम करने और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड दिए जा रहे हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो पहला क्षेत्र है इमर्जिंग स्टेट इन ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन। तो पहला तो क्या हो गया? इमर्जिंग स्टेट इन ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन। और दूसरा है एक्सीलेंस इन प्रमोशन ऑफ ऑर्गन डोनेशन। तो ये 2 कैटेगरी है जिन कैटेगरी में इसे अवार्ड मिला। कहाँ मिला? दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में। तो कल ये प्रोग्राम आयोजित होगा, ठीक है। तो इसकी घोषणा पहले हो चुकी है और कल ये अवार्ड यहाँ पर सीधा सीधा दिया जाएगा किन्हें? हमारे राजस्थान के एसएमएस इंस्टीट्यूट को। तो ये 2 अवार्ड हो गए। तो ये सीधा सीधा सिंपल आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं राजस्थान के, खास करके एग्जाम्स में जितने भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनको ये कवर अप करने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हाल ही में राजस्थान पुलिस के द्वारा एक नए अभियान की शुरुआत की गई जिसका नाम था ऑपरेशन प्रहार। और इसके माध्यम से जो दबंग लोग हैं या जो गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, ऐसे दबंग गुंडागर्दों को पकड़ करके और जेल में डालने का काम किया गया है, ठीक है। तो इसको ऑपरेशन प्रहार नाम दिया गया है। तो राजस्थान पुलिस ने 2 दिन के लिए 26 और 27 जुलाई को इस विशेष अभियान को चलाया पूरे राज्य भर में, ठीक है। और इसके अंतर्गत 15,000 से ज्यादा ठिकानों पर दबिश दी गई और 2,903 बदमाशों को, यहाँ पर लगभग 3,000 के करीब बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इस ऑपरेशन को राज्य स्तर पर एडीजी क्राइम जो दिनेश एमएन है उनकी निगरानी में अंजाम दिया गया था। और गैंगस्टर्स और हार्डकोर क्रिमिनल्स जो होते हैं, मतलब जो गंभीर अपराधों में सम्मिलित होते हैं, ऐसे लोगों को पकड़ने का ऐसा पहली बार जो है इस तरह की कार्रवाई हमारे यहाँ पर की गई है। अब अगर बात करें कि अलग अलग रेंज ने किस तरह का प्रदर्शन किया, तो आप देख सकते हैं कि राज्य में सबसे अधिक गिरफ्तारियां जयपुर रेंज में हुई, ठीक है। तो दरअसल पुलिस की बात करें तो पुलिस का हमारा सबसे बड़े पद पर डीजीपी होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है। उसके बाद में ये बहुत से रेंज में विभाजित होती है। तो आप मान के चलो हर एक जो आपका संभाग स्तर है वहां पर एक रेंज जो है उसका गठन किया गया है। और इन रेंज के नीचे फिर आपके होते हैं पुलिस जिले। क्या होते हैं? पुलिस जिले, ठीक है। और इन पुलिस जिले किसी जिले में ज्यादा भी हो सकते हैं। सामान्य जो हमारे प्रशासकीय जिले होते हैं वो संख्या में, जैसे जयपुर अब एक अकेला है, लेकिन उसी जयपुर में 4 पुलिस जिले आपको देखने को मिलेंगे। अलवर में इसी तरह से 2 पुलिस जिले हैं, ठीक है। जोधपुर में 2 पुलिस जिले हैं। तो पुलिस जिलों की संख्या अमूमन जो सामान्य जिलों की संख्या है उससे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो क्षेत्र विशेष के आधार पर, जैसे जयपुर में आप जयपुर देखते हैं, जयपुर ग्रामीण भी देखते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो पुलिस ने जो है इस तरह से यहाँ पर इनको गिरफ्तार किया है। दूसरे नंबर पर उदयपुर रेंज रही, तीसरे पर अजमेर रेंज, फिर उसके बाद में जोधपुर रेंज की बात करें तो 444 के साथ चौथे नंबर पे यहाँ पर रही। और फिर आप बाकी और को भी देख सकते हैं। तो मेनली जयपुर रेंज पहले पर, उदयपुर रेंज दूसरे पर और अजमेर रेंज जो है तीसरे नंबर पे इसमें रही है। अभियान का नाम क्या है? ऑपरेशन प्रहार, ठीक है। चलिए, तो बहुत सारे आते हैं, ऑपरेशन एरिया डोमिनेशन, ऑपरेशन वज्र प्रहार, ठीक है, ऑपरेशन प्रहार। तो ये लगातार चलते रहते हैं, तो आपको इनका ध्यान रखना है। दोस्तों जिस जीव को आप देख रहे हैं वो है हिमालयन काला भालू। और जल्द ही नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में आने वाले सैलानियों को इसके दीदार हो सकेंगे। तो एक जॉइंट वेंचर के तहत जो जम्मू कश्मीर के चिड़ियाघर है वहां से इसे जयपुर लाया जाने वाला है। तो इस पर बात करते हैं। तो दरअसल जयपुर का जो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है वहाँ पहले आपके जो है बियर्स हुआ करते थे, भालू हुआ करते थे, लेकिन बाद में इसे
जोधपुर भेज दिया गया था। ठीक है, तो अब 9 साल बाद में एक बार फिर हम बाहर से हिमालयन काले भालू ला रहे हैं। तो एक तरह का जो है वाइल्ड लाइफ एक्सचेंज प्रोग्राम हम चलाते हैं, जिसके अंतर्गत दूसरे चिड़ियाघर को हम हमारे यहाँ से कुछ जीव भेजते हैं और उनके बदले में कुछ जीव हमको वहां से मिलते हैं। तो इसी क्रम में जो दिल्ली का केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण है, उसके अंतर्गत उसकी परमिशन के बाद में अब जो है हमारे यहाँ पर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में जम्मू कश्मीर के चिड़ियाघर से क्या लाए जाएंगे, ये जो हिमालयन ब्लैक बियर है उनको यहाँ पर लाने का काम किया जाएगा। तो 2016 में हमारे नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से एक हिमालयन काला भालू कहाँ भेज दिया गया था, जोधपुर के माचिया बायोलॉजिकल पार्क में। ठीक है, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में इस समय लगभग 5 देसी भालू या स्लॉथ बियर है। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो देसी रूप से मिलते हैं वो वाले बियर से, लेकिन हिमालयन काले भालू को लाने का काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो पूछा जा सकता है कि कौन से पार्क में लाया जा रहा है या फिर कौन सा जीव लाया जा रहा है, इस तरह की चीजें आपको यहाँ से कवर हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, लगातार भारतीय सेना अभ्यास पर अभ्यास कर रही है और इसी क्रम में हाल ही में राजस्थान के जो धोरे हैं उनमें जैसलमेर के अंदर हमारी जो सप्त शक्ति कमान है, जो कि उत्तर पश्चिमी कमान भी जिसको हम कहते हैं और जिसका मुख्यालय जयपुर में है, उस कमान के अंतर्गत एक क्षमता संवर्धन प्रदर्शन का आयोजन किया गया। तो अभियान का नाम ही क्या है, क्षमता संवर्धन प्रदर्शन। तो बेसिकली जो ड्रोन्स है उन ड्रोन्स को नष्ट करना और ड्रोन का बेहतरीन उपयोग करना सर्विलियंस के अटैक के लिए और बाकी चीजों के लिए, उसका प्रैक्टिस यहाँ पर किया गया। तो पूरे कार्यक्रम के दौरान जो हमारी फॉर्मेशन है उसने निगरानी अर्थात विजिलेंस, सशस्त्र और कामिकेज वेरिएंट सहित ड्रोन युद्ध में विभिन्न आंतरिक क्षमताओं का प्रदर्शन किया। सशस्त्र का मतलब होता है जो अटैकिंग मोड में होता है, और कामिकेज ड्रोन जो है वो एक झुंड में जाते हैं। कामिकेज में मैंने पहले भी आपको बताया था, कामिकेज एक तरह की पद्धति है जिसमें एक साथ झुंड में जो है सामने वाले पर वार करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, इन फॉर्मेशन ने ड्रोन विरोधी अभियानों में नवीन और उच्च तकनीकी उपायों का भी प्रदर्शन किया, जिसमें चाहे वो हमारे सिपाहियों के द्वारा निशाना बना करके ड्रोन्स को मार गिराना हो, ठीक है, या फिर ड्रोन्स के माध्यम से किसी ठिकाने को नेस्तनाबूद करना हो, ये सारे काम इसमें हमने किए। इस प्रदर्शन ने गहन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध वातावरण में वायु क्षेत्र के जो उपयोग करता है उनके संचालन कौशल को भी दिखाया। तो कैसे हमारी सेना आपस में अलग अलग ब्रांचेस जो है वो कोऑर्डिनेशन के साथ में काम कर पाए, उस चीज को दर्शाने का काम इसमें किया गया। नाम है क्षमता वृद्धि प्रदर्शन। कहां पर हुआ है, जैसलमेर में सप्त शक्ति कमान के चेतक कोर जो है, तो मैंने आपको बताया था कमांड के नीचे कोर होती है, कोर के नीचे डिव होती है, डिव के नीचे ब्रिगेड होती है। ठीक है, और ब्रिगेड के नीचे बटालियन और फिर उसके बाद यूनिट। तो अब बार बार जब शब्द आते हैं तो आपको ये याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, लगातार जो है तकनीक का प्रयोग अलग अलग क्षेत्रों में हो रहा है और इसी क्रम में अब राजस्थान की जो गंग नहर है उसको भी ऑटोमेशन करने के लिए जो है सरकार कदम आगे बढ़ाने वाली है, जिसके लिए मंजूरी भी दे दी गई है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। तो पहले भी हमारे यहाँ पर जैसे बीसलपुर और बाकी जो वितरण तंत्र है उनमें स्काडा जैसे सिस्टम्स को लागू कर दिया गया है, जो कि एक प्रकार का कंप्यूटर बेस्ड जो है सिस्टम है, ऑटोमेटेड करने का उसमें हमने काम किया। तो बीसलपुर के जो गेट्स खोलने का और बंद करने का और इस तरह का काम होता है वो पूरा ऑटोमेटेड है। अब इंदिरा गांधी नहर को भी पूरी तरह से ऑटोमेटेड करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने उत्तरी राजस्थान की महत्वपूर्ण मुख्य गंग नहर के नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए इस परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह राजस्थान में नहरी पानी के ऑटोमेशन का पहला प्रोजेक्ट होगा। तो देखो डैम ऑटोमेशन तो बहुत से हो चुके हैं, जैसे माही बांध को भी हम स्काडा में ला चुके हैं, आपका जो है बीसलपुर डैम भी स्काडा में आ चुका है। तो अब पहली बार क्या होगा कि नहरी पानी जो हमारा जाता है, अभी तो वो मैन्युअल स्तर पर उसके पानी को जो है रिलीज किया जाता है, लेकिन ऑटोमेशन होने के बाद वो ऑटोमेटिकली जो है कितनी मात्रा में पानी जाना है या क्या होना है वो कंप्यूटर बेस्ड हो जाएगा और एक बटन दबाने मात्र से इस तरह की वितरिकाओं में पानी का पूरा हिसाब भी रखा जाएगा और किसानों को जब जरूरत होगी उसके अनुरूप उन्हें सिंचाई के पानी की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा सकेगी। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने सरकार के 695 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है फेज 1 में। पहली फेज में जो इसकी बहुत सी वितरिकाएं हैं उनका आधुनिकीकरण किया जाएगा और इसके माध्यम से जो श्रीगंगानगर है, जो ऊपरी क्षेत्र है, बीकानेर जो है, उन क्षेत्रों में आपके यहाँ पर जो है इसका लाभ मिल पाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खेलों को लगातार राजस्थान में बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी क्रम में उदयपुर में स्थित जो जावर माइंस है वहां पर पहली बालिका टेक्नोलॉजी की जिंक फुटबॉल एकेडमी खोली गई है। मतलब एक डेडिकेटेड बालिकाओं के लिए एक ऐसी एकेडमी जो टेक्नोलॉजी बेस्ड फुटबॉल जो है उनको सिखाने में मदद करने वाली है।
तो इस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो उदयपुर के जावर माइंस में गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी की शुरुआत कर दी गई है। पहले बैच में अंडर 50 में 20 बालिकाओं को इसमें शामिल किया जा रहा है। वेदांता समूह का हिंदुस्तान जिंक है, मैं इस पर बहुत डिटेल में आपसे पहले चर्चा कर चुका हूँ, ठीक है। और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ जो है उसके साथ मिलकर के उत्तर भारत की पहली टेक्नोलॉजी आधारित जिंक फुटबॉल गर्ल्स एकेडमी ये हो गई। पहली है, उत्तर भारत जो हमारा नॉर्थ इंडिया जो है उसकी पहली टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो आने वाले टाइम में तकनीक पर आधारित प्रदर्शन को सुधारना या मूल्यांकन करना, उसमें यहाँ पर मदद मिलने वाली है। तो इसके लिए AIFF जो है, मतलब जो भारतीय फुटबॉल महासंघ है, उसके द्वारा तकनीक की अवेलेबिलिटी कराई जाएगी और उसके दिशा निर्देशों के माध्यम से ही इसे यहाँ पर प्रचालन में लाया जाएगा। तो फुटबॉल को आगे बढ़ाने में जिंक का बहुत योगदान है, पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, गूगल जो कि सबसे बड़ा सर्च इंजन है और जो लगातार जो है निवेश बढ़ा रहा है भारत में, उसके द्वारा अब एक सबसे बड़ा एशिया का डेटा सेंटर शुरू किया जाने वाला है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। लगभग 50,000 करोड़ की ये परियोजना है। डेटा सेंटर क्या होते हैं? तो डेटा सेंटर बेसिकली चूंकि आप जानते हैं कि आज हमारे जितने भी क्लाउड बेस्ड सर्विसेज होती है वो डेटा सेंटर्स के माध्यम से संचालित होती है। क्लाउड बेस्ड का मतलब आप देखते हैं कोई एप्लीकेशन अगर आप कहीं से भी डाउनलोड कर रहे हैं तो वो एप्लीकेशन कहीं ना कहीं पर उसका स्टोरेज है, वो स्टोरेज किसी न किसी एक ऑफलाइन लोकेशन पर होता है, जिस लोकेशन पर बड़ी मात्रा में सर्वर्स लगे होते हैं जिनमें वो डेटा संग्रहित रहता है और वहीं से इंटरनेट के माध्यम से लोगों को मिल पाता है। हालांकि ऐसे सेंटर्स को कूलिंग और इसके साथ साथ जो कैपेसिटी है स्टोरेज की, उनके लिए काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है। तो विशाखापट्टनम जो है वहां पर एशिया का सबसे बड़ा लगभग 1 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाने का काम कौन करने वाला है? आपके गूगल। 50,000 करोड़ रुपए में से 16,000 करोड़ रुपए से रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी फैसिलिटी बनेगी। मतलब इसमें जिस ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा वो ऊर्जा कूलिंग के लिए या बाकी चीजों के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा खपत होती है ऊर्जा की, उसकी पूर्ति कहां से होगी? रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से होगी। इसमें 3 केबल लैंडिंग स्टेशन होंगे जिनके माध्यम से ये इंटरनेट से जुड़ पाएंगे। अगर हम बात करें तो इस राज्य में टोटल मिलाकर 1.6 गीगावाट क्षमता के डेटा सेंटर बनने वाले हैं। अगर हम बात करें तो देश में आज की तारीख में कुल मिलाकर के 1.4 गीगावाट क्षमता के ही डेटा सेंटर ऑपरेशनल है और हम जो है अगले 5 सालों में काफी बड़ी मात्रा में जो है इसकी ओर आगे बढ़ने के प्रयास भी कर रहे हैं। ये डेटा सेंटर आने वाले समय की जितनी भी तकनीकें हैं, चाहे वो AI हो, चाहे वो क्वांटम टेक्निक हो, इन सभी को आगे बढ़ाने में बहुत कुछ मदद करेंगे। चलिए आज के अंतिम प्रश्न पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे देश में जो है जो बेंगलुरु है उसको दुनिया की पहली क्वांटम सिटी बनाया जाएगा। बेंगलुरु जो है वो अपने आप में एक ऐसा शहर है जिसको हम एक तरह से हमारे जो डिजिटल ग्रोथ है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। सिलिकॉन वैली भी एक तरह से हम उसको कहते हैं इंडिया की, और वहाँ से सबसे ज़्यादा हमारी जो सर्विसेज है वो आउटसोर्स होती है। इसी बेंगलुरु में अब पहली क्वांटम सिटी बनाने की ओर हमने कदम बढ़ा दिए हैं। तो राज्य सरकार और भारतीय विज्ञान संस्थान और इसके साथ में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, इस राष्ट्रीय क्वांटम मिशन पे मैं आपसे पिछली एक कक्षा में बात कर चुका हूं तो मैं दोबारा दोहराऊंगा नहीं, हमारे नोट्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। तो इन तीनों ने मिलकर के, और हाल ही में जो क्वांटम इंडिया बेंगलुरु शिखर सम्मेलन हुआ, ये भी प्रश्न बन जाएगा आपका कि इंडिया का जो क्वांटम इंडिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? बेंगलुरु में हुआ है, ठीक है। तो इसमें उनके जो CM है सिद्धरमैया जी, उन्होंने क्वांटम सिटी बनाए जाने की पूरी योजना को पेश किया है। बेंगलुरु को दुनिया का पहला क्वांटम सिटी बनने का सपना देखा जा रहा है, जहां पर स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, साइबर सुरक्षा और बाकी क्षेत्रों में आने वाले समय में क्वांटम तकनीक का प्रयोग किया जाना संभव हो पाए। क्वांटम तकनीक के बारे में आप मैं पहले भी बता चुका हूं कि क्वांटम तकनीक बेसिकली वर्तमान परंपरागत बिट्स के स्थान पर क्वांटम बिट्स या क्यूबिट्स का प्रयोग करती है और इंटरफेरेंस और कोहेरेंस जैसी बहुत सी तकनीकों का प्रयोग करते हुए, और इसमें जो है 0 और 1 की बजाय उनके बीच की बहुत से वैल्यूज और उससे जुड़ी संभावनाओं के आधार पर जो है परिणाम हासिल किए जाते हैं, ठीक है। तो इस पर बहुत से क्लासेस मैंने ली हैं, बहुत सी चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई भी हैं, तो आप वो पिछली क्लासेस में देख सकते हैं। तो इसमें होगा क्या? तो बेसिकली 20 से भी ज़्यादा कॉलेजेस में जो है क्वांटम जो कौशल कार्यक्रम है वो शुरू होंगे, ताकि वहाँ पर लोग क्वांटम के सेक्टर में रिसर्च के लिए आगे बढ़ सके और नए नवाचार, क्योंकि क्वांटम एक नया उभरता हुआ क्षेत्र है और इसमें आने वाले समय में बहुत कुछ स्कोप है, जहाँ पर
अगर हम कुछ कर पाते हैं बेहतर तो आने वाले समय में भारत कंपटीटर की स्थिति में होगा बाकी देशों से। पहला क्वांटम हार्डवेयर पार्क स्थापित किया जाएगा, ठीक है। 4 इनोवेशन जोन और समर्पित फैब लाइन होगी। 1000 क्यूबिट प्रोसेसर और रक्षा, स्वास्थ्य और साइबर सुरक्षा में कुछ पायलट प्रोजेक्ट भी यहाँ पर शुरू किए जाएंगे। क्वांटम वेंचर कैपिटल फंड उन स्टार्टअप्स के लिए जो क्वांटम के सेक्टर में रिसर्च को शुरू करना चाहते हैं, और 2035 तक लगभग 10,000 से भी ज्यादा क्वांटम के सेक्टर में नौकरियों का सृजन भी इसमें हो पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया दुनिया की पहली क्वांटम सिटी, जो कि कहाँ बन सकती है, हमारी बेंगलुरु में। तो इसके लिए जो है यहाँ पर इस जो सम्मेलन है उसके दौरान प्रस्ताव भी लिया गया है और इसको आगे बढ़ाने का प्रयास भी किया गया है। तो ये हैं दोस्तों आज के हमारे करंट अफेयर्स जिन पर हमने बात की। सभी करंट अफेयर्स बिल्कुल आपके सिलेबस से रिलेटेड होते हैं, आपको टू द पॉइंट, और सबसे बड़ी बात है कि कम से कम शब्दों में हम जानकारी देने की प्रयास करते हैं, जो आपके काम की है वही देते हैं, उसके अलावा बाकी सब चीज़ों को हम छोड़ देते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।